the first attempt to classify element was made by. So here the options are Mendeleev, Luthermeyer, Newland, Daubenier. As you know, when you were studying about the history of development of periodic table, then the first classification which was taught to you was of Daubenier, Daubenier triads, right? So its answer should be Daubenier triads, right? And but if we say truly, then in 1762, approximately near about 1762, the first classification was made by Antony Lavoisier. In true sense, Antony Lavoisier gave the first classification of elements in which he arranged the elements as gases, liquid and solids. So here there is no option of Antony Lavoisier. So here answer should be Daubenier, right? The most important active step in the development of periodic table was taken by. तो ये तो आपको मालूम है. It the main contribution was of Mendeleev. हालांकि जो डोबेनियर का था, न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन था, वो आज भी जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें वैसे की वैसे ही मिली हैं, लेकिन जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो मेंडलीव का था. इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन, ये सभी बच्चों को मालूम है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया गया है, और जो मेंडली की पीरियोडिक टेबल थी उसमें इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे उन्होंने अरेंज किया था. बट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द स्टेटमेंट दैट इज फॉल्स फॉर द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इज. सो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर हो रहा है. इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द स्टेबल वैलेंसी स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट. आपने देखा एस ब्लॉक के जितने मेंबर्स हैं, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो एस ब्लॉक के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब एक ही टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +1. जो आपके पास सेकंड ग्रुप के मेंबर्स हैं वो सब केवल एक ही टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2. और 13 ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो कैसे शो करेंगे, +3, +4. लेकिन आप देखें 13 के +3 भी शो करते हैं, +5 भी शो करते हैं. ऐसे 14 में +4 भी शो करेंगे, +6 भी शो करेंगे. और जो ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये तो बहुत ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. जो आपके लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें स्टेबल वाली, वो यहाँ पीरियोडिक टेबल में किसी तरह का कोई भी जिक्र आपको यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा. इसलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो सेकंड यानी कि बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, जो कि स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है. आपको फॉल्स स्टेटमेंट ही ढूंढना था. विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ये बी स्टेटमेंट फॉल्स है, दैट द पीरियोडिक टेबल हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द स्टेबल वैलेंसी स्टेट ऑफ द एलिमेंट. ऐसा पीरियोडिक टेबल को देखने पर कुछ पता नहीं चलता. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द 10th एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल रिजेंबल विद. तो 10th एलिमेंट की बात कर रहे हैं, वो 10th एलिमेंट किस एलिमेंट से रिजेंबल करेगा, फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड से, फोर्थ से और 9 से. एक बार मैं पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाता हूँ. 10th एलिमेंट कौन है, देखिए आपके पास 10th एलिमेंट आपके पास है नियॉन. तो जो 10th एलिमेंट है किससे रिजेंबल करेगा, इससे करेगा, हीलियम से करेगा, यानी कि जो सेकंड मेंबर है उससे करेगा. तो यही क्वेश्चन आपके पास है कि जो द 10th एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल रिजेंबल्स विद, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, बी आपका ठीक हो जाएगा. जो सेकंड एलिमेंट है यानी कि हीलियम है उससे रिजेंबल करेगा. 10th एलिमेंट कौन है, नियॉन है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो कौन है, हीलियम. तो हीलियम के नीचे नियॉन रखा गया है. पूरी पीरियोडिक टेबल में सेम वर्टिकल कॉलम में सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को रखा जाता है. इन द पीरियोडिक टेबल गोइंग डाउन इन फ्लोरीन ग्रुप, जब आप फ्लोरीन ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं, फ्लोरीन ग्रुप में कौन कौन से मेंबर हैं, एफ, Cl, Br, I, आस्टेटाइन,
राइट, इस तरह से। तो इन द पीरियोडिक टेबल गोइंग डाउन इन फ्लोरीन ग्रुप रिएक्टिविटी विल इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज, ये बात गलत है। नॉन मेटल्स में सबसे सारी एक्टिविटी फ्लोरीन की होती है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो रहे हैं। आयनिक रेडियाई विल इंक्रीज, ये बात ठीक है। किसी भी ग्रुप में आप चलेंगे तो टॉप टू बॉटम चलने पर आयनिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज करेगी। आयनाइजेशन पोटेंशियल विल इंक्रीज, ये गलत है। साइज जब बड़ा होता जाएगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की अमाउंट है वो कम लगेगी, लेकिन ये ठीक है स्टेटमेंट। आयनिक रेडियस विल इंक्रीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग टू द सेम पीरियड, ये आपको बताना है सेम पीरियड में कौन से मेंबर है। तो लिथियम के नीचे आता है सोडियम, तो ये सेम पीरियड के मेंबर नहीं है। लिथियम आपके पास सेकंड पीरियड का मेंबर है, तो लिथियम के नीचे सोडियम आता है, तो इसलिए जो है ये गलत है बात। लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम और मैग्नीशियम तो सेम पीरियड के हैं, चलो नहीं ये भी गलत है। देखिए यहाँ लिथियम के नीचे आएगा सोडियम, उसके बराबर है मैग्नीशियम और उसके बाद कैल्शियम, तो ये सोडियम मैग्नीशियम तो सेम पीरियड के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन में लिथियम है, तो ये भी हमारा गलत है। कॉपर, निकेल एंड जिंक, ये आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं और सभी ये फर्स्ट रो सीरीज के मेंबर्स हैं, ये बात ठीक है। और FCl, Br तो आप जानते ही लिखा ही हुआ, देखिए ये आपके पास सेकंड पीरियड का है, क्लोरीन आपके पास थर्ड पीरियड का है, ब्रोमीन आपके पास फोर्थ पीरियड का है, तो ऑप्शन सी आपका ठीक है। ऐसा मैं आपको पीरियोडिक टेबल में दिखा भी देता हूँ। देखिए कॉपर है, निकेल है और जिंक है। देखिए कॉपर, निकेल एंड जिंक, तो आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में कॉपर, निकेल एंड जिंक आर इन द सेम पीरियड, और वो पीरियड कौन सा आपके पास, फोर्थ पीरियड में है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 8। In question number 8, which of the following transition involves maximum amount of energy, यानी किस ट्रांजिशन में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, यानी कि किसमें आपको, इसमें देख रहे हैं आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है मेटल में, तो मेटल में अगर इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना होगा तो प्रोसेस एंडोथर्मिक रहेगा। ठीक है, यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पे मेटल M पॉजिटिव है, इसको M2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर मेटल को Mg पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, M2 पॉजिटिव से M3 पॉजिटिव करना है। तो किसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करा रहे हैं, तभी न्यूट्रल एटम बन रहा है। तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो ये प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, यहाँ पर हीट की एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी। मेटल गैसियस एटम में इसमें से एक इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे हैं, तभी मेटल गैसियस कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है। ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहे हैं, देखिए तब ये मेटल डाईवेलेंट कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकले हुए हैं और फर्दर एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो आपको फिर से यहाँ पे प्रोसेस में हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये M2 पॉजिटिव M3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो न्यूक्लियर चार्ज है, प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन है, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसलिए जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा रहेगी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा इन चारों प्रोसेस में से, तो इसलिए जो इसका ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन फर्दर और निकालना है, तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको देनी पड़ेगी, और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है वो आपका डी रहेगा। टू कॉन्सेप्ट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट, कह रहे आयनाइजेशन पोटेंशियल के बेस पर आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सेट जो है वो करेक्ट है। पहले में देखिए यूरेनियम है, फिर पोटेशियम है, सीजियम है। अगर आप देखेंगे एल्कली मेटल्स में तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो सीजियम और पोटेशियम में अगर आप कंपेयर करेंगे तो साइज छोटा पोटेशियम का है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, तो ये तो बात यहाँ पर ठीक है। लेकिन आप देखेंगे जो यूरेनियम है ये आपके पास एक लेंथेनॉइड, सॉरी दिस इज एन एक्टिनॉइड मेंबर, मैं आपको दिखाता हूँ।
जो यूरेनियम है ये आपके पास एक एक्टिनाइड मेंबर है, ये देखिए आप। और जो एक्टिनाइड मेंबर है होते हैं उनमें जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सी होती है, सेवेंथ होती है, क्योंकि इनको हमने सेवेंथ पीरियड का जो मेंबर है एक्टिनियम इसके साथ पढ़ते हैं। तो जो यूरेनियम है उसका साइज जो है वो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कम हो जाता है, तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका गलत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है बोरॉन, यूरेनियम एंड पोटेशियम। तो भाई बोरॉन की आयनीकरण एंथैल्पी, बोरॉन की पोजीशन में आपको पूरा डिटेल में दिखाऊं तो इस तरह से रहेगा, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देन यहाँ पर बेरिलियम एंड देन बोरॉन। तो बोरॉन का साइज तो छोटा होगा, तो ये बात ठीक है, बोरॉन की आयनीकरण एंथैल्पी ज़्यादा होगी देन द पोटेशियम। तो ये बात तो ठीक है कि बोरॉन की आयनीकरण एंथैल्पी ज़्यादा, और जो पोटेशियम है उसकी आयनीकरण एंथैल्पी बोरॉन के मुकाबले कम होगी, क्योंकि बोरॉन है वो सेकंड पीरियड का मेंबर है, और जो पोटेशियम है फोर्थ। यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल फोर्थ होगी, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल सेकंड है, तो बोरॉन का साइज छोटा होगा पोटेशियम से, इसलिए आयनीकरण एंथैल्पी बोरॉन की पोटेशियम से ज़्यादा होगी। थोड़ा यूरेनियम के बारे में जान लेते हैं। यूरेनियम क्योंकि यहाँ पर एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो साइज इसका छोटा हो जाता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर इसका साइज जो है वो छोटा हो जाएगा, तो आयनीकरण एंथैल्पी की अमाउंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आगे बात गड़बड़ हो गई, पोटेशियम की आयनीकरण एंथैल्पी सीजियम से ज़्यादा है, तो लेकिन यहाँ पे जो यूरेनियम है वो बात फिट बैठ रही है कि जो आयनीकरण पोटेंशियल है सबसे ज़्यादा बोरॉन का रहेगा, उससे कम यूरेनियम का रहेगा, और उससे कम आपका पोटेशियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल रहेगा। तो ये बी ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सर 10। जी बोलिए। सर यूरेनियम बोरॉन, यूरेनियम और पोटेशियम में सबसे बड़ा साइज जो रहेगा या न्यूक्लियर चार्ज जो सबसे ज़्यादा रहेगा वो रहेगा बोरॉन में, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स, सबसे ज़्यादा साइज छोटा, तो इसकी आयनीकरण एंथैल्पी सबसे ज़्यादा रहेगी। बच्चों को डाउट यहाँ यूरेनियम और पोटेशियम में रहता है, उसके लिए आपको बात समझनी पड़ेगी कि यूरेनियम में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम करता है, जिसकी वजह से यूरेनियम का साइज छोटा हो जाता है। और वैसे भी जो पोटेशियम का प्लेस है वो फर्स्ट ग्रुप में ही है, और लेफ्ट टू राइट चलते हैं साइज डिक्रीज होता है, और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और काम कर रहा है, जिससे यूरेनियम का साइज पोटेशियम के मुकाबले छोटा हो जाता है। और इसलिए जो यूरेनियम है इसमें जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की अमाउंट है, वैल्यू है, वो पोटेशियम से ज़्यादा आती है। राइट, नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10। A sudden large jump between the values of second and third ionization energies of an element, यानी कि सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पर होगा, वहीं पर होगा जहाँ पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाईली स्टेबल टाइप का आ रहा हो, यानी कि ऐसा देखो जिसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हो, तो ऐसा ये एलिमेंट आपको मिल रहा है। देखिए डी वाला, डी में जब 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे फिर ये नोबल गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, नियॉन वाला ईसी आ जाएगा जो हाईली स्टेबल होगा, और उसमें से फर्दर एक इलेक्ट्रॉन निकालना, यानी कि जो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की जरूरत होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका डी हो जाएगा। एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन इन एंगस्ट्रॉम यूनिट्स आर रेस्पेक्टिवली गिवन बाय। तो आपने अगर इनका प्लेस देखेंगे तो इस तरह से रहेगा, देखिए दिस इज लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन एंड उसके बाद नियॉन। तो इन जनरल क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चलने पे साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट चलने पे साइज डिक्रीज होगा क्योंकि सेम शेल में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज होगा। लेकिन आपको मालूम है नोबल गैसेस में हम केवल वांडरवाल रेडियाई ही मेजर कर पाते हैं, और वांडरवाल रेडियाई की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग वो हमेशा कोवेलेंट रेडियाई से ज़्यादा ही आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो नियॉन है
उसका साइज फ्लोरीन से कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन इन एंगस्ट्रॉम यूनिट रेस्पेक्टिवली। आप देखिए पहले में साइज दे रखा है फ्लोरीन का 0.762 और नियॉन का दे रखा है 1.60। ये साइज बड़ा है नियॉन का, तो ये ऑप्शन हो सकता है। और ऑप्शन देखते यहाँ सेम बता रहे हैं, ये बात गलत है। यहाँ पे देखिए जो फ्लोरीन है उसका 1.60 और इसका भी 1.60, ये भी गलत है। तो बहुत आसान है बच्चों के लिए पता करना कि जो नियॉन की एटॉमिक रेडियाई है उसमें, क्योंकि हम वीक वांडावाल रेडियाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से केवल वांडावाल रेडियाई मेजर कर सकते हैं, और बाय डेफिनेशन वांडावाल रेडियाई हमेशा कोवलेंट रेडियाई से ज़्यादा ही होनी है। तो ये आपका देख सकते हैं नियॉन का 1.60 और फ्लोरीन का 0.762, तो ये ऑप्शन आपका ठीक है। और नन ऑफ दीज की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। बस यहाँ पे ये चेक करना था आपको कि किस ऑप्शन में नियॉन का साइज फ्लोरीन से ज़्यादा दिया हुआ है, यानी कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो नोबल गैसेज हैं उनमें उनके साइज अपने प्रीवियस जो एलिमेंट है उनसे बड़ा हो रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, इन सब में सबसे बड़ा साइज किसका है, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए क्लोरीन में अगर आप प्रोटॉन का नंबर देखेंगे तो वो आएगा आपके पास 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं। सल्फर के केस में देखेंगे तो 16 प्रोटॉन्स हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम में देखेंगे तो 11 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन में आप देखेंगे 9 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सब अब तो ऑप्शन आपका ये देखिए, वैसे आप देखेंगे तो ये प्लेस रहेगा इसमें लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, यहाँ पर आप देखेंगे नाइट्रोजन, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक। FCl-Br में आप देखेंगे, ऑक्सीजन में देखते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और FCl-Br। तो ये हमारे पास सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड के मेंबर है, ये फोर्थ पीरियड के मेंबर है। तो सोडियम थर्ड पीरियड का मेंबर है, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का मेंबर है, यानी कि आउटरमोस्ट शेल सेकंड होगी। तो ये दो ऑप्शन तो चले गए, क्योंकि हमारे पास अच्छा एक ये भी सल्फर भी है। देखिए सल्फर में और Cl की बात आ गई, तो अब लड़ाई फ्लोरीन की बात तो हट ही गई। अब लड़ाई किस किस के बीच में रह गई, अब रह गई केवल सोडियम, सल्फर और Cl में रह गई। तो लेफ्ट टू राइट चलने पे साइज डिक्रीज होता है। तो इस हिसाब से अगर ये आयनिक फॉर्म में नहीं होते तो सबसे छोटा साइज होता है Cl का। लेकिन आपसे लार्जेस्ट पूछ रहे हैं, तो सोडियम में और सल्फर में अगर आप देखेंगे, सल्फर में 16 प्रोटॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और सोडियम के केस में 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जो Cl है ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी नहीं हो रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन का नंबर किसी में इसमें सेम नहीं है। ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फ्लोरीन और क्लोरीन का ऑप्शन तो हट गया। अब सोडियम Na पॉजिटिव की बात रह गई, और बात रह गई आपके पास क्लोरीन की और सल्फर की रहती है ना। नाइट्रोजन, लिथियम, सोडियम ये बात ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट चलने पे साइज डिक्रीज होगा। आपसे लार्जेस्ट पूछ रहे हैं, तो सबसे बड़ा साइज तो फिर Na पॉजिटिव का हो जाएगा। यहाँ पे Na पॉजिटिव का साइज नहीं, Na पॉजिटिव का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, रुके एक मिनट, Na पॉजिटिव का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो यहाँ पे शेल तो केवल सेकंड रह गई, तो ये सोडियम भी यहाँ से जाता रहा, शेल यहाँ पे खत्म हो गई। अब लड़ाई किसके बीच में रह गई, सल्फर और क्लोरीन के बीच में लड़ाई रह गई है। अब इन दोनों में देखिए, यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स को 18 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर 16 प्रोटॉन्स को 18 इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पे न्यूक्लियर, यहाँ पे डिफरेंस कितने का, केवल एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। देखिए 17 18, यहाँ पे कितना 16 18। तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है कम हो जाएगा, इसीलिए इसका जो सही आंसर है
वो S2 नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है सबसे कम कहाँ रहेगा, सल्फर के केस में रहेगा। If the valence shell electronic structure for an element is NS2 NP5, this element belong to the group। आपको मालूम है NP5 है तो आपके पास हेलोजन वाला हो गया, तो डी ऑप्शन हो गया। The element कैलिफोर्नियम belong to a family of। तो अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा आइडिया लेके चलेंगे कि कैलिफोर्नियम कहाँ होगा। ये रहा, देखिए आपके सामने कैलिफोर्नियम 98 एटॉमिक नंबर 98 कैलिफोर्नियम है, तो ये एक्टिनोइड का मेंबर हो गया आपके पास। तो कैलिफोर्नियम फॉल्स इन एक्टिनाइड सीरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी में n-1d सबशन रहता है, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, n-1p दे रखा है। n-1d 1 to 10, ये p4 वाली कोई बात नहीं उसमें होती है। n-1d 1 to 0 ns2, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखाया गया है। n-1 d 1 to 10, यहाँ पे n-1 s2 कर दिया, गलत है, तो बी ऑप्शन ठीक है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, तो इसमें सबसे स्मॉल साइज आपको ढूंढना है। तो मैं फिर से देखिए वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखने पड़ेंगे, शेल देखनी पड़ेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 प्रोटॉन्स जो हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 8 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। स्मॉलेस्ट पूछा है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, 10 10 10 10 10। आप ये देखो प्रोटॉन सबसे ज़्यादा किसमें, वही अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होगा और वही साइज सबसे छोटा होगा। तो 11 प्रोटॉन किसमें, Na पॉजिटिव में, तो ऑप्शन डी आपका ठीक है 16 का। यहाँ अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट O C F Cl Br I। तो ये बहुत आसान आपके लिए है क्योंकि आपको आइडिया है काफ़ी। तो सबसे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको, तो Br का सबसे बड़ा हो गया, उससे छोटा Cl हो गया। फिर COF में आप देखेंगे सबसे छोटा साइज F का हो जाएगा। ये वाली कंडीशन है, देखिए ये Cl आ गया, ये Br आ गया, और यहाँ पे रहता है फ्लोरीन, और यहाँ रहता है आपके पास ऑक्सीजन, और यहाँ रहता है आपके पास क्लोरीन। तो इन लेफ्ट टू राइट चलेंगे साइज डिक्रीज होगा, तो सबसे छोटा किसका हो गया, फ्लोरीन का। और अगर टॉप टू बॉटम चलेंगे तो साइज टॉप टू बॉटम चलने पे बढ़ेगा। तो Br का साइज सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद Cl हो गया, फिर आपके पास ये कार्बन आ गया, और फिर ऑक्सीजन का साइज और फ्लोरीन का सबसे छोटा। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा तो ए आपका ठीक है। विच हैज़ द हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो अगर आप नाइट्रोजन का EC देखेंगे तो वो आएगा 2s2 2p3। तो इसमें तो पहले इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा क्योंकि P3 कैसा हो गया, हाफ फिल्ड। कार्बन का देखेंगे 2s2 2p2, तो ये भी पार्शियली फिल्ड है, एक इलेक्ट्रॉन चल जाएगा तो भी 2p1, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया। यहाँ ऑक्सीजन में देखिए लग रहा है आंसर हो जाएगा 2s2 2p4 होता है, और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये हो जाएगा 2p3 हाफ फिल्ड। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की अगर बात पूछ रहे हैं तो आपका जो आंसर है वो ऑक्सीजन हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 19। If the ionization potential for hydrogen atom is 13.6 electron volt, then the ionization potential of He पॉजिटिव, आयनिक फॉर्म आ गया। आयनिक फॉर्म के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, देखिए En इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, आपने पढ़ा है ना। तो माइनस 13.6 जेड यहाँ पे क्या एटॉमिक नंबर है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, और जब वो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना रहेगा 4। तो ऐसा करने पर ये आंसर आपके पास आ जाएगा 19 का 4। आपने बोहर फॉर्मूला पढ़ा है ना, आयनिक स्पीशीज की जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते थे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, अभी देखिए इसी तरह का ऊपर क्वेश्चन था, ये देखिए ये वाला था, बिल्कुल उसी तरह से लग रहा है। सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका सबसे ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए इन तीनों में। ये तो बात हमने अभी चेक ही कर लिया था। तो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा, और उसके बाद तो ये भी पार्शियली फिल्ड हो जाएगा, फ्लोरीन भी, लेकिन फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा क्योंकि इन सब में से आप जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे नाइट्रोजन
देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, और ये कार्बन। कार्बन का साइज सबसे बड़ा है तो इसका सबसे कम होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। ऑक्सीजन का इसलिए बढ़ गया सेकंड क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद P4 के बाद इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो P3 आ जाएगा। P3 कैसा हो जाएगा? हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए। सबसे बड़ा साइज होता है कार्बन का, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलने पे साइज डिक्रीज होगा, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा। तो ये, और ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 20 का। राइट, नाउ वी 21, द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 वुड बी। भाई जब s अक्षर में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो मेटल ही होगा। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द 22, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एनर्जी रिलीज्ड, इसको आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम, बिल्कुल ठीक लिखा है, ये ऑप्शन ठीक है। 23, द प्रोसेस रिक्वायरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज, इनमें से किसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी? एफ में, एफ को एफ नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, नॉन मेटल है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, एनर्जी यहाँ रिलीज होगी। यहाँ भी सेम बात है, ये भी नॉन मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी। H से H नेगेटिव, इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि यहाँ पे 1s1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो 1s2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो ये भी एनर्जी रिलीज होगी। ये ऑप्शन आपका है। दो इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करेंगे, पहला एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, नो डाउट। लेकिन जब आपको अब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है तो बहुत अच्छे समझिए, ये क्वेश्चन आपके पास क्लास 12 की एनसीईआरटी में भी है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। जब आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब O नेगेटिव पर 9। छोटे से एटम पे 9 इलेक्ट्रॉन आ गए, बिल्कुल फ्लोरीन वाला केस लगभग हो रहा है। और अगर आप इसमें अब इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे तो ये आसानी से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में पहले से हैं और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है। और ऐसा होने पर इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से आपको अब अगर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है O नेगेटिव में, आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यानी कि प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक। वही पूछ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन यानी कि एंडोथर्मिक क्या होगा? सी में हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है आपका वो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेट हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म एन एनायन। आप देखो जो नॉन मेटल्स हो उनकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी, तो नॉन मेटल में तो मुझे ये लग रहे हैं भाई डी वाला ऑप्शन लग रहा है, 24 का डी ऑप्शन ठीक है। ये भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एलिमेंट विच जनरली एग्जिबिट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो आपको मैंने बता रखा है, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। द इलेक्ट्रॉन, हालांकि पी भी शो करते हैं नॉन मेटल्स भी, लेकिन ट्रांजिशन मेटल बहुत ज़्यादा वेरिएबल शो करते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज दिस P3। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट बिलो। तो P3 जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके पास देखिए हो जाता है 15 ग्रुप का, जिसमें आपके पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, और इसका आपके पास आप इसमें ऐड कर देंगे तो 8 ऐड कर देंगे तो 15 हो गया। ये 15 का इसी है, 2 तो 4 6 10 2 12 3 15, 15 एटॉमिक नंबर वाला फास्फोरस का इसी है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट बिलो। अगर आपको उसके नीचे वाले मेंबर का चाहिए 18 जोड़ दो आप, 8 18 32, नहीं 18 जोड़ देंगे तो कितना रहेगा? 33 आ जाएगा आपका। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक का इसी आ जाएगा 18 जब आप ऐड करेंगे, तो डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, विच एलिमेंट ग्रुप एटॉमिक नंबर 105 हैव बीन डिस्कवर्ड टिल नाउ। ये पुराना बुक है तो इसमें इस तरह से लिखा हुआ है। अगर कह रहे हैं कि एलिमेंट 106 नंबर वाला डिस्कवर हो जाए तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। मैं आपको पूरा टेबल में दिखा देता हूँ कि 106 वाला आज की तारीख में कहाँ जा रहा है। देखिए ये रहा आपके सामने 106 एटॉमिक नंबर वाला, ये रहा 5 और 6, ये सीबॉर्जियम हो गया। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन और सीबॉर्जियम वाला इसी हो गया, तो कहाँ जाएगा? ट्रांजिशन मेटल हो गया ये। देखते हैं इसमें ऑप्शंस हमें क्या दे रखे हैं। द ऑप्शंस आर, उसका इसी पूछ रहे हैं, तो 27 का जो ऑप्शंस आपको लग रहे हैं इसमें बी वाला ठीक हो जाएगा। इसमें ये 7s1, 6d5 और 5f14, अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर सीबॉर्जियम के बारे में ना, यहाँ पे ये क्रोमियम में D4 हो जाता है बेटे, मालूम है आपको, लेकिन D4 एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या हो जाता है?
D5 4s1, ऐसे यहाँ भी क्या हो जाएगा D5 5s1, यहाँ हो जाएगा D6, यहाँ हो जाएगा D5 और 6s1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा D5 और 7s1। तो ये ढूंढना था आपको D5 और 7s1, इसलिए 27 का आपका ऑप्शन जो है वो डी वाला ठीक है आपका, राइट। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द वीकेस्ट बेस, भाई जिसमें साइज सबसे बड़ा होगा वो सबसे वीक बेस होगा, तो क्वेश्चन 28 का डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बड़ा साइज रहेगा। 29 का जो ऑप्शन है आपके पास डी हो जाएगा, आपके पास एस ब्लॉक का मेंबर है, और इसका आंसर हो जाएगा 30 का आपका ए, विच पेयर ऑफ एलिमेंट है सिमिलर प्रॉपर्टी, भाई ये दोनों सेम ही ग्रुप में आएंगे, 13 के बाद 18 जोड़ दोगे तो 31 ये सेम ग्रुप में आ गए। विच पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट एस ब्लॉक, तो थर्ड आपको मान लिथियम हो गया, ये आपके पास मैग्नीशियम हो गया, और वीकेस्ट बेस कौन सा होगा जो जिसमें सबसे बड़ा साइज हो, तो ये आपके पास ZnOH होल्ड वाइज हो गया, राइट।